बदलते भारत की शान। यदि गर्भधारण करना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है तो मां बनना प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अशिक्षा, जानकारी की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण और कच्ची उम्र में विवाह मां बनने के खूबसूरत एहसास पर पानी भी फेर सकता है। इन्हीं बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व और टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सशक्त नारी और स्वस्थ बच्चे से सशक्त भारत की साकार होती परिकल्पना पर एक अंतरंग रिपोर्ट। बात जब नारी के विकास की होती है, उसके सम्मान की होती है, तो अच्छा लगता है। और लगे भी क्यों ना, नारी प्रगति के हर सोपान को जो छू रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, और ये पहलू है महिलाओं की सेहत का, जो कहता है कि नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। बच्चे को स्वस्थ रहना माँ के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन भारत में ज्यादातर महिलाएं जहां दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, तो डायबिटीज और थायराइड के अलावा उन्हें मानसिक अवसाद का भी दंश झेलना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर मृत्यु कुपोषण के अलावा गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होती है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि गर्भवती महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे और खुद भी स्वस्थ रहे, उसको कोई भी बीमारी ना लगे जो कि उसके अभावी समय में उसको परेशानी करे। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी नियमित रूप से जांच कराएं। शिशु जिसके साथ सबसे अधिक समय व्यतीत करता है, वो माँ ही होती है। जरा सोचिए, जब एक स्वस्थ नया बच्चा अपनी माँ की बाहों में समा जाता है, तब जहाँ माँ को लगता है कि पूरी दुनिया का प्यार उसे मिल गया हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ा ही चिंतनीय है। पहली बार जब गर्भधारण का विचार मन में आता है तो बहुत सारी परेशानियां हैं। लाइक हमें ये नहीं समझ में आता कि इस समय हमें कैसे रहना है। जैसे हम खान पान ले रहे थे वैसे ही लेना है, जिस तरह से हमारी दिनचर्या थी उसे ही फॉलो करना है, या कुछ बदलाव होने चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम गर्भधारण करते हैं, महिला का वो एक तरह से नया जीवन होता है। तो जब भी हम नए जीवन में जा रहे हैं तो कुछ नए बदलाव भी होने चाहिए। जैसे कि हम आयुर्वेद में कहा जाता है कि गर्भाधान संस्कार होना ज़रूरी है। तो गर्भाधान संस्कार में हमें कई ऐसे आहार में, कुछ ऐसे विहार में, इस तरह से टोटल लाइफस्टाइल में हमें कुछ परिवर्तन लाने चाहिए, जिससे कि गर्भ की वृद्धि मानसिक, शारीरिक और हर तरह से उसका जो पोषण हो वो एकदम मतलब एक सुप्रजा की उत्पत्ति हो सके। उसका ध्यान रखते हुए मैं आहार में दूध का सबसे विशेष महत्व है। आयुर्वेद में दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो हर महिला जो गर्भधारण करती है उसे दूध का सेवन करना चाहिए। दूध से अगर आप अन्य फ़ायदा देखेंगे तो उससे कैल्शियम भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, और आयुर्वेद में तो उसे संपूर्ण आहार की उपमा दी गई है। तो आयुर्वेद में ऐसे बताया गया है, मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या, जैसे हर मास में उसे किस तरह
तरह का आहार लेना चाहिए। तो पहले मास में जब उसे थोड़ा सा अपच हो तो उस दौरान दूध को हम किसी और चीज़ के साथ मिला कर नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे जैसे गर्भवृद्धि हो रही है और महिला के शरीर को जैसे जैसे पोषक आहार की ज़रूरत है उस हिसाब से बाद में उसमें कुछ आयुर्वेदिक द्रव्य जैसे शतावरी, यष्टि, मधु ये सब मिलाकर दिया जाता है। कुछ अंत के महीनों में आप उसमें घी का प्रयोग कर सकते हैं दूध के साथ। गौरतलब है कि किसी महिला के स्वास्थ्य की समस्या केवल उसकी समस्या नहीं होती, बल्कि सामाजिक समस्या भी होती है। काम का बोझ, माहवारी, जल्दी विवाह और फिर गर्भधारण के बाद यदि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो है अच्छा भोजन। गर्भावस्था के पहले 3 महीने में महिला के हार्मोन्स में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से महिला को काफ़ी कमज़ोरी लगती है, उनको भूख नहीं लगती है, काफ़ी उल्टी जैसा लगता है, जी मिचलाता है और पूरे दिन थकावट रहती है। इसी के कारण वो खाना नहीं खा पाती और कमज़ोरी होने के कारण उन्हें समझ नहीं आता कि क्या तकलीफ़ हो रही है और वो झुंझलाती हैं और अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती हैं। इसके न लेने पर महिलाओं में थकावट, कमजोरी, खून की कमी यानी एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि ज्यादातर माएं चाहती तो हैं कि उनका बच्चा जब पैदा हो तब गोल मटोल और तंदुरुस्त हो, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। हद से ज्यादा खून बहना, प्रसव के वक्त होने वाली दिक्कतें, इन्फेक्शन और हाई ब्लड प्रेशर ऐसे कई कारण हैं जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा साबित होते हैं। पहले 3 महीने में काफ़ी सारे हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से महिला को काफ़ी जी मचलाता है, खट्टी डकारें आती हैं, उल्टी जैसा लगता है और महिला ठीक से खाना नहीं खा पाती। इसकी वजह से उनको कमज़ोरी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद कई बार ज़्यादा आती है, कभी कम होती है। और जब ये महिला को ये सब तकलीफ़ें हो रही होती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रही हैं और आपस में महिला का अपने हस्बैंड के साथ और घर के बाकी लोगों के साथ भी थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है और इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। जी हाँ, जहाँ माँ बनना जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, तो वहीं ये एहसास अपने साथ कई प्रकार के दुखद अनुभवों को भी साथ लाता है। जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही या फिर जानकारी की कमी से गर्भ को नुकसान हो जाता है। गौरतलब है कि आज भी भारत में हर साल जन्म देते समय तकरीबन हजारों महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। कई मामलों में मां या नवजात शिशु या दोनों की ही मौत हो जाती है। जैसे ही माँ प्रेग्नेंट हो, हमें देखना है कि उसका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत समय है। अगर कम है हीमोग्लोबिन तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम एक गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम होना चाहिए। अगर 11 ग्राम से कम है तो हम उसमें विशेष तरह से इलाज करते हैं। हो सकता है उनको इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाए अगर बहुत कमी है, और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है। तो जैसे ही महिला गर्भवती हो, सबसे पहले 3 महीने में एक बार जांच कराएं, फिर दूसरे 3 महीने में एक बार जांच कराएं और फिर आखिरी के 3 महीने में एक बार कम से कम हीमोग्लोबिन की जांच कराएं। इन्फेक्शन, असुरक्षित गर्भपात, कुपोषण, कच्ची उम्र में शादी, ऐसी कुछ वजह होती है जो माँ बनने के खूबसूरत सपने पर न केवल पानी फेर सकते हैं, बल्कि कई बार तो जान से हाथ धोने की भी नौबत आ जाती है। अगर किसी महिला को बार बार गर्भपात का ऐसा मतलब इतिहास में है कि उसको 2 या 3 बार गर्भपात हुआ है, तो हमें सबसे पहले उसके कारणों को जानना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम गर्भिणी हो गए, मतलब महीना 1 हफ्ता ऊपर हो गया है और हमें उस चीज़ का ज्ञात ही नहीं है हमें, तो हम कुछ वज़न उठा लेना या भारी काम कर लेना, इस कारण भी गर्भपात होता है। तो ऐसी कोई चीज़ है तो ये सिर्फ एक तरह से चिकित्सीय परामर्श से दूर की जा सकती है। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद भी गर्भपात हो रहा है तो हमें ज़रूर से कुछ जांचें हैं जो आप अपने डॉक्टर से मिलकर आप उन जांचों को लिखवा के उन्हें ज़रूर से करिए। जैसे माँ के ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो भी बार बार गर्भपात होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी होती है, वहाँ पे भी गर्भपात होता है। तो उन सब की चिकित्सा
उसके हिसाब से की जा सकती, जो हेतु हमें दिखेगा उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा होती है। पर अगर हमें गर्भधारण हुआ है और अगर अनजाने में गर्भपात होने का डर है तो वो चीज़ आपको बचाना है। उसके लिए आप जैसे आप गर्भधारण के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो महीना अगर आपका मासिक का जो तारीख था उससे अगर 2-4 दिन ऊपर हो रहा है और आपको पहले इतिहास है कि आपको गर्भपात हुआ था, तो आप ज़रूर से 1 या 2 दिन ऊपर होते ही अपने डॉक्टर से ज़रूर से मिलिए और वो जो कुछ जांच बताएंगे उसे कराइए। और गर्भ पोषण के लिए वो शुरुआत से ही आपको देख सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कई दवाएं हैं, खास करके एक घृत है, फलसर्पी कहा जाता है या फलघृत। इसमें ऐसी कई औषधि हैं जो गर्भ को स्थापन में, गर्भ स्थापना में मदद करते हैं। तो ऐसे महिलाएं जिन्हें गर्भपात की इतिहास होती है उन्हें हम ज़रूर से फलसर्पी शुरू करते हैं, शतावरी दूध के साथ देते हैं। और बाकी जो भी उनको इस तरह का कारण रहा है गर्भपात का, उसका निवारण करना ज़रूरी है। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो उन्हें खेत में काम करना है, उन्हें कीटनाशक दवाइयों के संपर्क में भी आना होता है, जिसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी तरह घर पर धुएं से होने वाली फेफड़ों की बीमारियां और दूषित जल के सेवन से भी रोग के पनपने का खतरा रहता है। गर्भावस्था के हर महीने की पहली तारीख को अपने वजन को जरूर नापे, क्योंकि वजन के बढ़ने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह की समस्याएं हो सकती है। इसलिए 2 बार पेशाब की जांच करवाएं। गर्भवती की पुष्टि होते ही डॉक्टर से मिले और सलाह ले। अभी तक हमने देखा है कि हमारे देश में सिर्फ 20% महिलाएं जो हैं वो अपना पूरा गर्भावस्था में पूरे 4 विजिट करवाती हैं। कम से कम 80% महिलाएं सिर्फ 1 या 2 विजिट या कोई भी विजिट नहीं करती हैं। तो उससे क्या होता है कि हम बीमारियों को पहचान नहीं पाते। महिलाओं में ब्लड प्रेशर की बीमारी, खून की कमी और बच्चे का ठीक से न बढ़ना, ये सब कारण हैं उनके अधिक मातृ मृत्यु दर के और बच्चे के डेथ के भी। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक ऐसा खूबसूरत एहसास जिसकी अनुभूतियां नारी के जीवन में सुखद स्मृतियों का अनमोल खजाना होती हैं। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो उनके समक्ष कई चुनौतियां हैं। दैनिक जरूरतें हैं, पशुओं की देखरेख और पुरुषों के साथ मिलकर खेतीबाड़ी करनी है। घर और परिवार के ख्याल रखते रखते महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बेखबर हो जाती हैं। 30 और 35 साल के बाद जो महिलाएं आजकल गर्भावस्था प्रेग्नेंट होती हैं, आजकल शादियां भी देर से हो रही हैं और कामकाजी महिलाएं सोचती हैं कि हम पोस्टपोन करें, लेकिन इससे बहुत सारी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि माँ का जो अंडा होता है, लड़की के अंदर जो अंडा बनते हैं वो गर्भाशय में ही बन जाते हैं और जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती है इनकी भी एजिंग होने लगती है और जैसे जैसे इनकी एजिंग होती है इनको क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम और जीन्स की प्रॉब्लम बहुत सारी निकल आती हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो सकता है, बच्चे के अंदर काफ़ी सारी कंजेनाइटल और क्रोमोसोमल तकलीफ हो सकती है। छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करते करते बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। शादी के पश्चात गर्भावस्था के दौरान उन्हें अनेकों स्वास्थ्य संबंधी
संबंधी परेशानियां हो जाती है। आज भी ज्यादातर महिलाएं प्रसव कराने वाली दाई पर भरोसा करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, गर्भ धारण करने के साथ ही आपको ये देखना है कि आपका भोजन जो है, आपका न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है। नियमित रूप से भोजन करें। अगर महिला, हमारे गांव में भी हमने देखा है कि हुक्का पीती हैं महिला, स्मोकिंग करती हैं, बीड़ी पीती हैं। हुक्का, बीड़ी, स्मोकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, उसका बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। अगर कोई शराब जैसी चीज भी पीते हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। बच्चे खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, इसी वजह से कई बार उनकी बीमारियां भी पकड़ में नहीं आती। हालांकि बुखार, खांसी तो कॉमन है, लेकिन यदि इसके साथ सांस तेजी से चलने लगे तो ये लक्षण न्यूमोनिया के हो सकते हैं। बाल न्यूमोनिया एक गंभीर बीमारी है। 5 साल से कम उम्र में किसी भी बालक को ये बीमारी कभी भी हो सकती है। बाल न्यूमोनिया अक्सर जीवाणु या कभी-कभी विषाणु से होता है। इसमें भूख मर जाना, उल्टी और बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। इसके अलावा खसरे या किसी और श्वसन तंत्र के अलावा कुपोषित या समय से पहले पैदा हुए बच्चे भी निमोनिया के शिकार हो सकते हैं। बच्चे अक्सर गंदे हाथ या जमीन पर गिरी हुई चीजों को उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, जिससे उन्हें पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर बच्चों में दांत 6 से 8वें महीने में निकलने शुरू होते हैं। इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बच्चों के दांत पहले नीचे सामने निकलते हैं, फिर ऊपर के सामने के दांत आते हैं। लेकिन यदि बच्चे कमजोर हो तो उनमें अधिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दांत निकलने के समय बच्चे दस्त से अधिक पीड़ित होते हैं। कुछ बच्चे पेट दर्द से और कुछ कब्ज से परेशान रहते हैं। दांत निकलने के समय मसूड़ों में खुजली, सूजन तथा अधिक पीड़ा होती है। बच्चे के जब दांत निकलने शुरू होते हैं तो उसके मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें खुजली होती है। इससे उसे हर समय झुंझलाहट होती है। इस दौरान वो अक्सर अपनी उंगली मुंह में डालता रहता है। माँ द्वारा अधिक सख्त और ठंडे पदार्थ खाने से भी दांत निकलते समय बच्चा रोगों का शिकार हो सकता है। शिशु को हर एक बीमारी के खिलाफ प्रभावपूर्ण सुरक्षा के लिए एक ही टीके की कई खुराकें लेने की जरूरत हो सकती है। इसलिए टीकाकरण तालिका के अनुसार ही टीके लगवानी चाहिए। अगर सभी बच्चों को सरकार द्वारा निर्देशित टीके लगवाए जाएं, तो बचपन में होने वाली बीमारियों पर तो अंकुश लगेगा ही, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भी काफी कमी आ जाएगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। डायबिटीज एक आनुवांशिक बीमारी है, इसलिए इसका खतरा माँ से बच्चे को भी हो सकता है। इसलिए गर्भधारण से पहले डायबिटीज का चेकअप जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, ब्लड शुगर, यूरिन और HIV आदि के टेस्ट भी जरूर करानी चाहिए।
यदि टेस्ट पॉजिटिव होता है तो डॉक्टर की देखरेख में ही गर्भ धारण करें। हर महिला को जब भी गर्भधारण करना है तो गर्भधारण एक स्वस्थ शरीर में अगर होगा तभी स्वस्थ संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए आप ध्यान रखिए, आजकल के हमारे लाइफस्टाइल में हम बहुत चीज़ों का पालन नहीं कर पाते, तो भी कुछ ऐसी चीज़ें ईजी जो आप कर सकती हैं, जैसे कि आपका आहार आप समय पर लें। अगर आप बाहर जा रहे हैं और जॉब ड्यूटी पर जा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने टिफ़िन में कुछ भी ड्राई चीज़ें, जो रूखी चीज़ें होती वो ना ले जाकर थोड़ा तरल पदार्थ भी खाने में आपके होना चाहिए, उसका ध्यान रखें। फास्ट फूड्स जो होते हैं वो अपने शरीर को पचने में गरिष्ठ होते हैं, जिनसे चर्बी अपने शरीर में कहीं भी जमा होती है और मोटापा आता है, मोटापा के कारण गर्भधारण नहीं होता, तो वो चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। और थोड़ा सा, जैसे हमारा वर्किंग स्टाइल है कि हम बहुत देर तक कंप्यूटर में बैठकर काम करना पड़ रहा है, घंटों हम बैठे रह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज लाइए, थोड़ा सा वॉक करिए। 1 घंटा आप बैठ लिए तो थोड़ा सा पैर का मूवमेंट कर लिया। कुछ ऐसे आसन हैं जिसे हम कहते हैं गुल्फ संचालन, अंश संचालन, जैसे शोल्डर रोटेशन कर लिया, पैरों के अपने एंकल को मूव कर लिया, थोड़ा सा एल्बो को मूव कर लिया। इस तरह से बॉडी का सर्कुलेशन अच्छे से हो और आपको मोटापा ना आए। देखिए, हर रोगों का जो बीमारी का जड़ है वो मोटापा है, तो मोटापा ना आपके शरीर में आए और आप स्वस्थ रहें, तभी अच्छे से गर्भधारण हो सकता है। तो कुछ ये लाइफस्टाइल में आप बदलाव लाइए। दूसरा, थोड़ा सा मन शांत करने के लिए सवेरे आप जब उठते हैं तो 20 मिनट कोशिश करिए कि आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी, और उसके बाद अपने काम में जाए। थोड़ा सा अगर आप मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं तो वो भी बहुत सही है, या मेडिटेशन कर लीजिए। उसके बाद आपको पूरा दिन एक फ्रेशनेस रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब भी शरीर और मन स्वस्थ होगा तभी उत्तम संतति आपको मिल सकती है और गर्भधारण आसानी से हो सकता है। मंडूकासन सामान्य डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है और श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करता है। अब मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। मंडूकासन, जिनको घुटनों में दर्द हो, टखनों में दर्द हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें और अपनी मुट्ठियों को नाभि के क्षेत्र के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। धीरे से अपनी कोहनियां समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और भ्रू मध्य दृष्टि। धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए वापस आए। ध्यान रहे वापस आने के बाद भी आपके हाथों की स्थिति वही हो, ये ना हो कि नीचे ही आपके हाथों की स्थिति बदल गई। धीरे से वापस। सांस संबंधित विकार हो, चाहे कमर दर्द से संबंधित विकार हो, थायराइड रिलेटेड परेशानियों में भी अर्धचक्रासन लाभदायक है। दोनों हाथों को कमर पे रखें, कोहनियों को समीप करें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और धीरे धीरे प्रयास करें अपने सीने वाले भाग को आकाश की ओर ले जाने का। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए और धीरे से हाथों को वापस ले आए। कपालभाति क्रिया। धीरे से पद्मासन में आए और जिनसे पद्मासन ना हो वह अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं या सुखासन। कपालभाति क्रिया के लिए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। निरंतर लगातार श्वास छोड़ने की प्रक्रिया कपालभाति, एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। आंखों को कोमलता से बंद करें और 1 सेकंड 1 स्ट्रोक के साथ कपालभाति का अभ्यास आरंभ करें। लंबा श्वास भरें, श्वास बाहर करें। कपालभाति क्रिया कई प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है और षटकर्म क्रियाओं में सबसे अंतिम क्रिया कपालभाति क्रिया है।